हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट 2 को करने जा रहे हैं। ये 2020 के सेट 2 का क्वेश्चन है जो आपके सामने लेकर के आया हूँ। यहाँ पर जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द प्रोसेस व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड। जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में जब लोड होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है, फेचिंग कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है या मल्टीटास्किंग कहा जाता है? तो देखिए ध्यान से, अगर आप मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एबिलिटी टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम। मतलब एक ही समय में आप जब बहुत सारे काम को करते हो उसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक, जैसे मैं यहाँ पर आपको पढ़ा भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो एक साथ मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मतलब मैं एक ही समय में बोल भी रहा हूँ, एक ही समय में लिख भी रहा हूँ, एक ही समय में बोल करके आपको समझा भी रहा हूँ, आपसे कॉन्टैक्ट भी कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? मल्टीटास्किंग में। दूसरी तरीके से कंप्यूटर में जब कई टास्क आप एक साथ करते हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा टू मोर यूजफुल फॉर्म इन सीपीयू। मतलब कोई भी अगर आपके पास डेटा है तो उसको और यूजफुल फॉर्म में जब सीपीयू में कन्वर्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को प्रोसेसिंग बोला जाता है। ठीक, फेचिंग का मतलब होता है ऑब्टेनिंग एनी डेटा फ्रॉम द सोर्स। ऑब्टेनिंग एनी डेटा फ्रॉम सोर्स। फेच करना, फेच करने का मतलब होता है लेना निकालना। ठीक है, जैसे इंटरनेट से आप फेच करते हो कोई भी डेटा, तो कोई भी सोर्स होगा जहां से आप डेटा को फेच करते हो उसको फेचिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा बूटिंग। क्या होता है बेटा? बूटिंग। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है वो लोड होता है आपके मेन मेमोरी में, उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा बूटिंग। तो यहाँ पर जो चार चीजें थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि फेचिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, तो आप उसका जवाब आराम से दे लोगे। तो बूटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर को ऑन करते ही जो हार्ड डिस्क में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसको मेन मेमोरी में लोड करने के प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, यही सेम क्वेश्चन इसी तरह का आपने सेट सेट वन में भी सॉल्व किया था। इन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया है। विच इंडियन वोन 2014 वोन द 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस। इसमें कौन था बेटा? तो 2014 में दो लोगों को एक साथ दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। इन दोनों को दिया गया था बेटा पीस पे। दोनों को किस पे दिया गया था बेटा? पीस पर दिया गया था। तो इसकी जो टाइटल थी बेटा इनका, फॉर दी स्ट्रगल अगेंस्ट अगेंस्ट दी सस्पेंशन सस्पेंशन सप्रेशन 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 ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर दी राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। इसकी टाइटल थी। इस पर इन लोगों को, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज दिया गया था, जिसमें से कैलाश सत्यार्थी जो थे वो आपके इंडिया के थे और मलाला यूसुफजई जो थी वो पाकिस्तान की थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई दोनों को इस पे नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 का। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ सारे नोबेल प्राइजेस की कौन कौन से थे और क्या क्या थे, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर आप इंडिया की बात करते हो तो एक होते हैं जो इंडिया में ही जन्म लिए थे और इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, और दूसरे होते हैं बेटा ओवरसीज वाले।
ओवरसीज़ का मतलब होता है बेटा जो जन्म तो इंडिया में लिए हैं पर वो रिसाइड कहीं किसी और कंट्री में कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिया या फिर एशिया में सबसे पहली बार जो आपको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, वो मिला था आपका रवींद्रनाथ टैगोर जी को। रवींद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। 1930 की अगर आप बात करते हो तो ये मिला था आपके सीवी रमन को। सीवी रमन साहब को मिला था। रवींद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला था बेटा? लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन साहब को किसमें मिला था बेटा? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। ये सब मैंने आप लोगों को करवाया है। फिर उसका 1979 की अगर आप बात करते हो तो 1979 में मिला था आपको मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को मिला था। किस किस फील्ड में मिला था बेटा? पीस के उसमें मिला था। पीस के सेक्टर में मिला था बेटा। 1998 की अगर आप बात करते हैं, 1998 में किसको मिला था बेटा? अमर्त्य सेन को मिला था। अमर्त्य सेन को मिला था। ये मिला था आपके इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इकोनॉमिक्स की फील्ड में। और फिर लास्ट आते हैं आपके 2014। 2014 में किसको मिला था बेटा? वो मिला था वो कैलाश सत्यार्थी जी को। कैलाश सत्यार्थी जी को किस सेक्टर में मिला था बेटा? पीस के सेक्टर में मिला था। तो अब देखिए बाबू, तो ये तो बेसिकली ये तो जो हैं आपके वो इंडिया के ही थे, इंडिया बोर्न थे और इंडिया में ही रिसाइड करते थे, रेसिडेंस भी इनका इंडिया ही था, तो इनको मिला था। लेकिन ओवरसीज़ की अगर आप बात करते हो, तो इसमें आपके 4 लोग और आते हैं जो ओवरसीज़ में आते हैं। कौन-कौन से बेटा? 1968 में 1968 में आपको हरगोविंद खुराना जी को मिला था। हरगोविंद खुराना जी हैं, उनको मिला था। बॉर्न इंडिया के थे पर रिसाइड करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था। किसमें मिला था बेटा? मेडिसिन में। फिर 1983 की अगर आप बात करते हैं, 1983 में किसको मिला था बेटा? सुब्रमण्यम रामकृष्णन जी को मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला था। ये मिला था आपके फिजिक्स के रीजन में। फिजिक्स के रीजन में ये भी रिसाइड करते हैं आपके यूएसए में। ठीक है। 2009 की अगर आप बात करते हो, तो ये मिला था वेंकट रमन रामकृष्णन जी को। वेंकट रमन रामकृष्णन जी को। ये मिला था आपके केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और फिर 2019 की अगर आप बात करते हो, तो अभिजीत बनर्जी को मिला था। अभिजीत बनर्जी जी को मिला था। बनर्जी जी को मिला था। ये किस क्षेत्र में मिला था बेटा? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यूएसए में रहते हैं। वेंकट रमन रामकृष्णन जी के पास यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के रेसिडेंस का है बेटा। और वहीं पर अभिजीत बनर्जी जी की बात करते हो तो ये भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। तो ये कुल हैं जो इंडिया से हैं और दूसरे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं लेकिन रहते बाहर में हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, उनकी फील्ड को याद रखना है, किस ईयर में इनको मिला था ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? उमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और या फिर दादा भाई नेहरू जी। तो देखो, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसके पहले प्रेसिडेंट जो थे उनका नाम है बेटा उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद बनर्जी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जी वो व्यक्ति हैं जिन जो सबसे ज़्यादा आप ये जान सकते हो कि मतलब सबसे ज़्यादा लोगों के मानने वाले थे, एक्सट्रीमिस्ट सेक्टर के आपके लीडर हुआ करते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी इकलौते ऐसे हैं जिनको कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं मिली थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की अगर आप बात करते हैं तो ये जो थे आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये फाउंडिंग मेंबर तो हुआ थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के, पर इनको कभी भी अध्यक्षता नहीं मिली। वहीं पर दादा भाई नेहरू जी की अगर आप बात करते हैं तो दादा भाई नेहरू जी को दिसंबर के पहले पारसी थे जिनको अध्यक्षता मिली थी दिसंबर 1886 में मिला था कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता के अधिवेशन में इनको जो था अध्यक्षता मिली थी 1886 में। ठीक, अब देखो, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखो 1885 में 1885 दिसंबर 1885 में जो सबसे पहला अधिवेशन था वो डब्ल्यू सी बनर्जी जी को मिला था अध्यक्षता। कहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था बेटा? ये सम्मेलन हुआ था आपका बॉम्बे में। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था बेटा? कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी बेटा? बॉम्बे में। फिर उसके बाद 1886 दिसंबर 1886 की बात करते हैं। दिसंबर 1886 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके दादा भाई नेहरू जी हैं। दादा भाई नेहरू जी को अध्यक्षता मिली थी और ये जो थे आपके कहाँ पर अधिवेशन हुआ था बेटा? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था बेटा? कलकत्ता में हुआ था। फिर 1887 की बात करते हैं। दिसंबर 1887 की अगर आप बात करते हैं तो जॉर्ज यूल थे।
जॉर्ज यूल थे। ये पहले विदेशी थे जिनको भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता मिली थी। तो जॉर्ज यूल थे दिसंबर 1880 आपके 1887 में। ये कहाँ पर हुआ था बेटा? मद्रास में। ये कहाँ पर हुआ था आपका? मद्रास में हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी बनी थी वो दिसंबर आपकी 1917 में। एनी बेसेंट पहली महिला थी, एनी बेसेंट। और ये कहाँ पर बनी थी बेटा? कलकत्ता में। कलकत्ता में बनी थी। और अगर आपसे पूछता है कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार की थी या कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। अप्रैल 19 अप्रैल अप्रैल 1925 अप्रैल 1925 ये थी आपकी नायडू सरोजनी नायडू। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था बेटा? कानपुर में हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो था दिसंबर 1924 में बेलगांव में। महात्मा गांधी जी कब बने थे बेटा? आपका दिसंबर 1924 में जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, तो वहां पर ये अध्यक्ष बने थे। तो इतने नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। पहले कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, दिसंबर 1885 में बॉम्बे जो सम्मेलन में तो बने थे। दूसरा कौन था बेटा? दादा भाई नौरोजी थे, दिसंबर 1886 में थे। पहले पारसी थे जिनको इनको अध्यक्षता मिली थी। उसके बाद आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे जो पहले मुस्लिम बने हुए थे बेटा। फिर 1887 की बात करते हैं तो जॉर्ज यूल थे जिनको मद्रास में अध्यक्षता मिली थी। एनी बेसेंट पहली महिला थी जिनको अध्यक्ष मिली बने थे, कलकत्ता में हुआ था 1917 में। सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो पहली भारतीय महिला थी जिनको अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में, अप्रैल 1925 में। और महात्मा गांधी जी ने दिसंबर 1924 में एक बार अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बेलगांव में। इतनी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाई बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो यहाँ पर जो मुगल एम्पायर की जो जो आपका हुआ था उसकी जो स्थापना थी या फिर उसको जो यहाँ पर स्थापित किया था भारत में, वो किया था बाबर ने। तो 1900 कह रहा हूँ, सॉरी, 1526। 1900 चल रहा था, दिमाग में 1900 ही रह गया था। देखिए, तो 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर होता है और बाबर इसमें विजयी होता है। ठीक। 1527 में फिर से बैटल लड़ता है। 1528 में फिर से बैटल लड़ता है। 1529 में फिर से बैटल लगता है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब 1527 में जो बैटल लड़ता है तो वो था आपका बैटल ऑफ अनवा। के बाद उसके बाद 1528 में जो बैटल लड़ता है बैटल ऑफ चंदेरी। 29 में लड़ता है वो है आपका बैटल ऑफ घग्गर। और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बैटल है बेटा। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच में लड़ा गया था। कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। बैटल ऑफ चंदेरी किसके किसके बीच में लड़ा गया था, और बैटल ऑफ जो आपका घग्गर है वो किसके किसके बीच में लड़ा, बैटल ऑफ घाघर जो है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जो आपके कुछ नाम हैं जो मैंने यहाँ पर दिया है, अब आपको बताना है कौन सा मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था, कौन सा राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, और कौन सा अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो मैंने भी बता दिया। अब आपको इसको अरेंज करना है कौन से बैटल में कौन शामिल था, तो ये रखेंगे। बाबर के अगर टाइम पीरियड की बात करते हो तो भारत में इसका टाइम पीरियड जो था वो 1526 से लेकर के 1530 तक था। के बाद हुमायूं की अगर आप बात करते हो तो इसका जो टाइम पीरियड है वो दो है बेटा, 1530 से लेकर के 1540। 1530 से लेकर के 1540 ये पहला टाइम पीरियड। उसके बाद आपके सूर्यवंश आ जाता है जिसमें शेरशाह सूरी और उनके वंश रहते हैं। उसे खत्म होने के बाद 1555 में दोबारा आता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। दीना पनाह की सीढ़ियों से गिरता है और वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। 1556 से इनका टाइम पीरियड शुरू होता है। 1556 से इनका टाइम पीरियड शुरू होता है अकबर का। और 1556 से लेकर के इनका जो टाइम पीरियड है वो चलता रहता है बेटा 1605 तक, 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड है। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर।
जहांगीर आते हैं। जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक। शाहजहां की अगर आप बात करते हैं तो जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1627 से लेकर के आप 1658 तक है। ठीक। शाहजहां के बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है वो 1658 से लेकर के 1707 तक है। 1658 से लेकर के 1707 तक कौन है बेटा? औरंगजेब। औरंगजेब के बाद आते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट या फिर इनको शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1707 से लेकर के 1712 तक है। इस बाद और भी बहुत सारे आते हैं। बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह आते हैं, फिर फारूक सियार आते हैं, फिर मोहम्मद शाह आते हैं, अहमद शाह आते हैं। इस तरह से काम चलता रहता है। जो आखिरी हैं वो हैं आपके बहादुर शाह सेकंड या फिर उनको जफर बोला जाता है। आखिरी बहादुर शाह सेकंड या फिर इन्हीं को बोलते हैं बेटा जफर। क्या बोला जाता है बेटा? जफर। इनका जो टाइम पीरियड है, इनका जो राइन है वो 1837 से लेकर के 1857 तक है। 1857 में रिवोल्ट होता है। ये भी उस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, हार जाते हैं और इनको रंगून भेज दिया जाता है जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ टाइम पीरियड मैंने आपको लिखवाया है और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है। राणा सांगा के साथ कौन सा है, मेदिनी राय के साथ कौन सा है और अफगानों के साथ कौन सा युद्ध है, इसको याद रखना। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रिक है याद करने की। बाबर भात में आता है तो सबसे पहले पानी पीता है, पानी पीने के बाद खाना खाता है, खाना खाने के बाद चाय पीता है, चाय पीने के बाद घर जाता है और घर जाकर के मर जाता है। तो इस सीक्वेंस से बेटा, पानी पीने का मतलब पानीपत, खाना खाने का मतलब खानवा, चाय पीने का मतलब चंदेरी, और घर जाने का मतलब बैटल ऑफ घाघरा, और मृत्यु का मतलब तो मृत्यु हो जाता है। तो 26, 27, 28, 29 और 30 ये बाबर का आप लोग को याद रखना है। फिर आपसे पूछ रहा है द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। जो ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है वो है आपका असम में, जिसको आप बोलते हो बेटा डिगबोई। डिगबोई वो एशिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है जहां से आपका तेल मिलता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ तो वर्ल्ड में ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो है वो आपका अजरबैजान में, अजरबैजान में है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, जिसका नाम है बिबियात, बिबियात और बलखौनी, बलखौ ठीक है। बिबियात और बलखोनी जो है ये वर्ल्ड के आपके ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड हैं बेटा, अजरबैजान में। और अगर एशिया का पूछता है बेटा तो वो हो जाता है आपका डिगबोई। अच्छा, वर्ल्ड जो आप ऑयल की बात करते हो तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसका नाम है ओपेक। क्या है बेटा? ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें अगर कुल सदस्य पूछता है तो वो है आपके 12। इनका काम क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पर जो ऑयल की सप्लाई होती है उसके प्राइस को रेगुलेट करना इनका काम होता है। जो क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल भेजा जाता है वर्ल्ड लेवल पर, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके जो रेट होता है वो मिल करके ये तय करते हैं। तो 12 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ठीक है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछता है तो हेडक्वार्टर जो है इसका वो है वियना, वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है। अब उसके बाद एक और आता है बेटा ओपेक प्लस। ओपेक प्लस, ओपेक प्लस में क्या है बेटा? 12 तो ओपेक की कंट्रियां हैं ही हैं, प्लस 10 जो हैं वो नॉन ओपेक की कंट्री, मतलब ओपेक प्लस में कुल कंट्री की संख्या हो जाती है 22। रशिया ओपेक प्लस का सदस्य है। रशिया इसका सदस्य बेटा ओपेक प्लस का है। ओपेक ओपेक की अगर आप बात करते हो तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में। इसमें कुल सदस्य कितने हैं बेटा? 12 में। ओपेक प्लस जो है वो इसी का ही एक एक्सटेंशन मान करके चल सकते हो। तो इसमें 12 ओपेक के तो हैं ही, प्लस जो है 10 नॉन ओपेक कंट्री भी हो जाते हैं, तो कुल 22 हो जाता है। ओपेक का हेडक्वार्टर याद रखिएगा। इनका काम क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पर जो आपके तेल होता है उसकी आपकी प्राइस को रेगुलेट करना है। क्या भारत इसका सदस्य है? नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है। फिर साउंड वेव्स के बारे में पूछ रहा है। साउंड वेव्स जो हैं इसमें से कौन सी चीजें फॉल्स है बेटा, ये बताना है। क्या चीज फॉल्स है? ये क्वेश्चन पूरा मैंने लिखा नहीं, टाइप नहीं कर पाया था। इसमें से पूछ रहा है कौन सा इसमें से फॉल्स है। क्या साउंड वेव प्रेशर वेव है? क्या साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है? क्या साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? क्या साउंड वेव मैकेनिकल वेव है? तो ध्यान से देखिए बेटा, प्रेशर या फिर इनको कॉम्प्रेशन भी बोल सकते हैं बेटा, प्रेशर या फिर कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। अब देखो क्या होता है, जो आपकी साउंड वेव होती है वो एक प्रकार की मैकेनिकल वेव होती है। कैसी वेव है बेटा? मैकेनिकल वेव है। ठीक है। मैकेनिकल वेव का मतलब होता है वो ऑक्सीलेशन ऑफ मैटर के थ्रू अपने एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब मान लो कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो यहाँ पर आपके कुछ एयर के मॉलिक्यूल होंगे, एयर के क्या होंगे बेटा? मॉलिक्यूल होंगे। अब होता क्या है, ये एयर के मॉलिक्यूल आपस में कंप्रेस होंगे फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर कंप्रेस होंगे फिर एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह से कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता रहता है। मतलब ये पिच छोटे होंगे फिर क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे, फिर छोटे होंगे फिर क्या होंगे बेटा? बड़े होंगे। मतलब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो साउंड वेव प्रेशर वेव है या फिर कंप्रेशन वेव है। ये तो हो गया बेटा।
लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है कि जो आपके वेव का मूवमेंट है, वो पार्टिकल के मूवमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ध्यान समझो बेटा, वेव का मूवमेंट कैसे है बेटा? इस डायरेक्शन में है, और पार्टिकल का भी मूवमेंट कैसे हो रहा है बेटा? इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है। पर अगर वेव का डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में और पार्टिकल का मूवमेंट 90 डिग्री में हो जाता है, पार्टिकल मूवमेंट 90 डिग्री में हो रहा है, इसके 90 डिग्री में हुआ है, लेकिन वही वेव का मूवमेंट आपके इस तरह से हो रहा है, तो इसको बोला जाता है बेटा ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसवर्स बोला जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो आपकी लाइट होती है बेटा, ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो लाइट होती है। वहीं पर अगर पार्टिकल का मूवमेंट, जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट, प्लस जो आपके साउंड का जो मूवमेंट होगा, जो वेव का मूवमेंट होता है, वो एक पैरेलल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए बेटा? पैरेलल, और एक ही डायरेक्शन में होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल। समझे बात को? तो साउंड कैसी वेव है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल है। वही लाइट कैसी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स है। क्या साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं बेटा, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। साउंड, लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कैसी वेव है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और पिछले सी सेट में मैंने आपको बताया था कि गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट है, वेबग्योर है, फिर आपका इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। ये जितनी भी आप वेव देख रहे हो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जितनी भी वेव मैंने पिछले क्लास में बताई थी आपको, तो आपकी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी में वेबग्योर बनाया था मैंने, जिसको आप विजिबल लाइट बोलते हो बेटा, वो भी कैसी वेव है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या साउंड वेव मैकेनिकल वेव है? हाँ, साउंड वेव क्या है बेटा? मैकेनिकल वेव है, जो किस पर डिपेंड करती है बेटा? ऑक्सीलेशन ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है। मैकेनिकल वेव के और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा? मैकेनिकल वेव के और एग्जाम्पल होते हैं बेटा सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव, सेस्मिक वेव का मतलब होता है जो भूकंप की तरंगें होती हैं, वो भी एक मैकेनिकल वेव होती हैं। फिर जो वाटर में जो तरंगें निकलती हैं, वाटर वेव, वो भी कैसी वेव है बेटा? मैकेनिकल वेव है। आप पानी में पत्थर मारोगे तो उसमें से वेव्स निकलती बेटा, वो भी कैसी वेव है बेटा? मैकेनिकल वेव हो जाती है। ठीक। साउंड कैसी वेव बेटा? मैकेनिकल वेव है। ठीक। अब जब रस्सी को, जब रोप को आप हिलाते हो, रोप के अंदर जो कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है, तो उसको भी आप मैकेनिकल वे में रखते हो। स्प्रिंग की अगर आप बात करते हो तो वो भी मैकेनिकल वे में आ जाती है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स जो आपको दिमाग में रहना, सबसे ज्यादा जो पूछने वाला वेव होता है बेटा, सेस्मिक वेव पूछता है। सेस्मिक वेव कैसी वेव है बेटा? तो मैकेनिकल वेव है। ठीक। तो साउंड वेव प्रेशर वेव भी है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल भी है, साउंड वेव मैकेनिकल भी है, लेकिन साउंड वेव क्या नहीं है? फॉल्स कौन सा हो गया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड कौन सी वेव नहीं है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बाकी सारी वेव है। ठीक। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बोन्स डज न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी है? जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं बेटा? तो जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें 305 हड्डियां होती हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 305 हड्डियां होती हैं। इन 305 में सबसे ज्यादा संख्या जो होता है वो कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है बेटा? अपने कान को देखो, ये कार्टिलेज है। कान जो होता है वो क्या है बेटा? कार्टिलेज है। ठीक। कार्टिलेज की संख्या होती है। अब ये धीरे धीरे क्या होता है, ये कार्टिलेज आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है बेटा ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस है जिसमें कार्टिलेज फ्यूज होकर के मजबूत हो जाते हैं और बनाते हैं बोन्स। और कितनी बोन्स रह जाती हैं बेटा एडल्ट में? 206 रह जाती हैं, याद रहेगा। तो 305 हड्डियां किसमें होती है बेटा? न्यूबॉर्न में होती हैं। लेकिन इस 305 में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है बेटा? कार्टिलेज की होती है। ये कार्टिलेज आपस में फ्यूज होती रहती है, मजबूत होती रहती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑसिफिकेशन, जिससे 206 हड्डियां बन करके तैयार होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी? ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसमें मैंने आपको लिखवाया था, पहले गामा लिखवाया था, फिर एक्सरे लिखवाया था, फिर यूवी लिखवाया था, फिर आगे मैंने विबग्योर लिखा था बेटा, विबग्योर लिखा था। ठीक है। विबग्योर के बाद फिर मैंने लिखा था यहाँ पर इंफ्रारेड, फिर लिखा था मैंने आपका माइक्रोवेव, और फिर बताया था आपको रेडियो वेव। ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जब आप इधर से इधर जाते हो तो वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा जो होता है वो बढ़ता है। इधर से इधर जब आते हो तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? बढ़ती है। और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी एनर्जी के। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बात करना है कलर्ड लाइट की। कलर्ड लाइट कौन सी है बेटा? ये है। तो सेम वही चीज देखो, वेब ग्योर। ठीक है। तो अगर आप इधर से इधर जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी। लैम्डा मैंने आपको बताया था दूर तक दिखती है बेटा। इससे जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें दूर तक चलेगी, तो जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें किस रंग का प्रयोग किया जाता है बेटा? रेड कलर यूज किया जाता है। जब आप इधर से इधर आते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। और एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर आप पूछा जाता है कि जो कलर्ड लाइट होती है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है? वो है वायलेट के पास। सबसे कम एनर्जी किसके पास है? वो है आपकी रेड के पास। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है बेटा? वायलेट की होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है बेटा? रेड की होती है। ठीक। लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है? वेवलेंथ की सबसे ज्यादा किसका होता है? कौन सबसे ज्यादा दूर तक जाएगी? रेड जाएगी। सबसे कम दूरी तक कौन सी जाएगी बेटा? वायलेट जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी बेटा? जो इधर लाई करेगा,
जिसकी लैम्ब्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, कम हो जाएगी। तो कौन सी होगी बेटा, रेड। लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी बेटा, वायलेट हो जाएगी। एनर्जी वाला भी आप लोग बता लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है आपके रूम टेम्परेचर पर, वो कौन सा है बेटा, वो है आपका ब्रोमीन। कौन सा है बेटा, ब्रोमीन। मरकरी एक मेटल है जो कि आपके लिक्विड रहता है कहाँ पर, आपके रूम टेम्परेचर पर, तो मरकरी मेटल में आ जाता है। वहीं ब्रोमीन किस में आता है बेटा, नॉन मेटल में आ जाता है, याद रखिएगा। मरकरी रूम टेम्परेचर पर रहने वाला मेटल है, लिक्विड रहने वाला, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ब्रोमीन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। मार्च इज फोक डांस ऑफ, मार्च कहाँ का फोक डांस है बेटा, तो मार्च जो है वो फोक डांस है मध्य प्रदेश का। मार्च कहाँ का फोक डांस है बेटा, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के कुछ और फोक डांसेस है जो आप दिमाग में रखोगे, जैसे जवारा, जवारा, मटकी, जवारा, मटकी, अडा, अडा, खड़ा नाच, खड़ा नाच, फूलपति, फूलपति, फिर सेला लड़की, सेला लड़की और माच। ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश के। असम की अगर आप बात करते हो तो असम में कौन कौन से हो गए बेटा, बिहू, बिच्छू, बिहू, बिच्छू, नट पूजा, नट पूजा, बगुरुम्बा, नट पूजा, बगुरुम्बा और झुमुरा, झुमुरा। केरला की बात करते हो तो ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल हो जाता है, ओट्टम थुलाल, बस इतना याद करो। हरियाणा की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर आ जाता है डाफ, डाफ, फाग, धमाल, लूर, लूर, गुग्गा, गुग्गा, फोर, फोर। उसके बाद झूमर, झूमर। ये झूमर है, ये झुमुरा है। झूमर और झुमुरा में अंतर समझिएगा, ठीक है। विच ऑफ, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट और ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग, एल्युमिनियम, आयरन कॉपर और ब्रास। देखो बेटा, ये सारे एलिमेंट में आते हैं, लेकिन वही ब्रास की अगर आप बात करते हो तो यह एक एलॉय है। एलॉय है किसका, कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का। तो ये इसका एलॉय है, तो ब्रास इसमें से क्या हो गया बेटा, ऑड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल ट्राई कलर वुड बी 3:1। इसको याद रखिएगा बेटा, 3:1 होता है जो आपके ट्राई कलर का जो आपका रेशियो होता है, जो आपका तिरंगा उसका रेशियो क्या होता है बेटा, 3:1 हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13। इन 1981 इसरो लॉन्च इंडिया फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, कौन सा था बेटा, वो एप्पल था। 1981 में इसरो ने जो सबसे पहला अपना जियो स्टेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया था, वो था आपका एप्पल। जून 19 को, जून 19 1981, जून 19 1981 को एप्पल को लॉन्च किया गया था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 को कौन सा आपका एंटीबायोटिक बनाया था, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो था वो था आपका पेनिसिलिन। कौन सा था बेटा, पेनिसिलिन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द व्हाइट डेजर्ट इज लोकेटेड, व्हाइट डेजर्ट कहाँ पर है, श्वेत मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, श्वेत मरुस्थल को बोला जाता है बेटा रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ जो है वो होता क्या है बेटा, गर्मी के समय में कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है, तो नमक जो होता है वो ऊपर की तरफ आकर के यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और इसका जो कलर हो जाता है वो व्हाइट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको व्हाइट सॉल्टी लेक भी कहा जाता है रण ऑफ कच्छ को, और ये रण ऑफ कच्छ है कहाँ पर बेटा, ये है आपके गुजरात में, ठीक। इस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या है बेटा, द राइट टू इन्फॉर्मेशन की अगर आप बात करते हो तो यह एक एक्ट है 2005 का, एक्ट है 2005 का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, पीपल ये भी एक्ट है 1951 का। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। तो ये जो आपका आर्टिकल 21 में जो है वो है आपका राइट टू एजुकेशन। 21A में किसको जोड़ा गया है बेटा, राइट टू एजुकेशन। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इज सेड टू बी बिल्ड इन द कॉमोरेट द इरेडिकेशन ऑफ प्लेग। वहां पर प्लेग फैल गया था, उसको जब खत्म हो गया था तो उसके मेमोरी में उसको बनाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ये कुतुब शाही डायनेस्टी के 5th किंग है बेटा, 5th किंग थे आपके वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था चार मीनार। चार मीनार कहाँ पर है बेटा, ये है आपके हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद इस समय कहाँ पर है बेटा, तेलंगाना में, तेलंगाना में। अलाई मीनार की अगर आप बात करते हो तो इसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने,
अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में स्थित है। फतेह बुर्ज की अगर आप बात करते हो तो इसी को बोला जाता है बेटा बाबा बंदा सिंह वॉर मेमोरियल। बाबा बंदा सिंह बंदा सिंह वॉर मेमोरियल इसी को बोला जाता है। फतेह बुर्ज को मेमोरियल। ये है आपका पंजाब में। ये है आपका पंजाब में। कुतुब मीनार की अगर आप बात करते हो तो इसका निर्माण जो था वो आप करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी और इसको पूरा किसने करवाया था बेटा? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया था बेटा? पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। कहाँ पर है बेटा? दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुछ हैं जो आप लोग दिमाग में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर? आईबीएम लोड सिंफनी, माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें जो है वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल नहीं है, वो है एक्सेल। एक्सेल एक बेटा स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेड शीट होती है। बाकी ये तीनों जो हैं वो आपके क्या है बेटा? वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है, वो स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल होता है। ठीक। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स इज ट्रेडमार्क ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बेल लैबोरेटरीज, एप्पल, मोटरोला। तो देखो बेटा, ये जो यूनिक्स आप देखते हो ये ओपन ग्रुप कंपनी का होता है और ये ट्रेडमार्क है। इसको जो बनाया गया था वो बेल लैबोरेटरीज में बनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिए। यूनिक्स जो आप देखते हो यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेल लैबोरेटरीज के ट्रेडमार्क में होता है और इसकी जो कंपनी है वो ओपन ग्रुप हो जाती है। ठीक। द फर्स्ट लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर वॉज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1902 बाई। जो एयर कंडीशनर लार्ज स्केल पर जो बनाने वाले पहले थे, जो 1902 में इन्होंने बनाया था, वो कौन थे बेटा? विल्स कैरियर थे, जॉन गौरी थे, स्टुअर्ट क्रैमर थे या एच.एस. शुल्स थे। तो विल्स कैरियर थे बेटा। कैरियर नाम की कंपनी भी आती है बेटा आपकी, एसी की कंपनी आती है कैरियर नाम की। ठीक। तो लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनर को बनाने वाले विल्स कैरियर थे। ठीक है बात? कौन से थे बेटा? विल्स हेविलैंड कैरियर इनका पूरा नाम था। डब्ल्यू एच कैरियर इनको कहा जाता है बेटा। तो इन्हीं के नाम पर जो कैरियर कंपनी है वो हो जाती है। 1902 में इन्होंने लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग की निर्माण करवाया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड? अब देखो बेटा, जो किडनी की अगर आप बात करते हो तो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट, जैसे ऑक्सीलेट की बात करते हो तो ये ऑक्जेलिक एसिड है बेटा। ऑक्जेलिक एसिड है जो आपके स्पेनिश में पाया जाता है। स्पेनिश में पाया जाता है। ठीक है बात? स्पेनिश में पाया जाता है। ठीक है, जो आप टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड उसमें पाया जाता है बेटा। ठीक। स्पिनच जानते हो ना बेटा, पालक का साग, उसमें पाया जाता है। और कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है वो मोस्ट कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर पूछता है कैल्शियम ऑक्जेलेट के अलावा भी कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, तो फास्फोरस का भी होता है। फास्फोरस का भी होता है। और अगर यूरिन में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो एक और स्टोन बनने का तरीका होता है, वो है यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड से भी स्टोन बनता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन है बेटा, मोस्ट कॉमन पूछ रहा है किडनी स्टोन किसका है बेटा, वो है आपका कैल्शियम ऑक्सीलेट का। किसका है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीलेट का है। ठीक है। विच लीडर ऑप्टेड ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रशिया? ठीक है, ये तो वर्ल्ड आपकी हिस्ट्री का है। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने वाला जो रशिया का पहला लीडर कौन सा था? तो व्लादिमीर ग्रेट था, माइकल रोमानोव थे, इवान द फोर्थ था, या बोरिस गोनोव थे? तो इसके जो थे वो थे आपके व्लादिमीर द ग्रेट। इन्होंने किया था बेटा, ये ओल्गस के ग्रैंडसन थे। ओल्गस के क्या थे बेटा? ग्रैंड सन थे। ठीक है बात? और ये कहाँ के शासक थे? ये कीव के शासक थे बेटा। कीव के शासक थे। और 1988 में इन्होंने क्रिश्चियनिटी को, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अडॉप्ट करवाया था ऑफिशियल रिलीजन के तौर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस ओनली थ्रू एसेक्सुअल मेथड? इनमें से कौन सा आपका है जो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करता है? कोरल, हाइड्रा, स्पॉन्जेस या एनिलिडा? तो इसमें किसका जो एग्जांपल है बेटा, वो हाइड्रा है। हाइड्रा जो होता है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल का मतलब इसमें क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये हाइड्रा है आपका, तो हाइड्रा की एक यहाँ से स्टेम निकला, एक स्टेम निकला, तो ये स्टेम जो होता है ये टूट जाता है। ये टूट करके जब गिरता है तो यही स्टेम दोबारा फिर डेवलप कर जाता है और बड़ा हो जाता है। तो इसमें मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका जो बड होता है वही टूट करके अलग हो जाता है और नया हाइड्रा का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एसेक्सुअल मेथड से कौन डेवलप करता है बेटा? हाइड्रा करता है। ठीक है। हु हैड डिस्कवर्ड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी देने वाले, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहता है बेटा? सूर्य ब्रह्मांड के सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के पहले आपकी जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी बेटा। जियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब होता है पृथ्वी आपके ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारी चीजें पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। तो इस थ्योरी को काटा था आपके निकोलस कॉपरनिकस ने, और इस थ्योरी को काटने के बाद उनको फांसी भी दे दिया गया था बेटा। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था बेटा? आपके निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम किसको कहा जाता है? तो ये तो सबको पता है बेटा, बच्चे बच्चे को पता है, विक्रम
ये साराभाई को कहा जाता है। सतीश धवन जी के नाम पर हमारा श्रीहरिकोटा आपका लॉन्चिंग स्टेशन है बेटा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या बोला जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। और जो आपका पोखरण में दूसरा जो परीक्षण हुआ था, जो पोखरण 2 परीक्षण था, वो जो आपका हुआ था, उसमें भी कौन थे आपके? एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। और पोखरण का जो पहला परीक्षण था, पोखरण का जो पहला परीक्षण था वो 1974 में हुआ था। 1974 में पहला परीक्षण हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब है बेटा, बायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी बायोग्राफी है बेटा एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। के कस्तूरी रंगन की बात करते हैं तो के कस्तूरी रंगन जो थे वो भी इसरो के ही आपके साइंटिस्ट थे, और इनकी एक रिपोर्ट भी आती है बेटा जो कि इकोसिस्टम को बचाने के लिए वेस्टर्न घाट में जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण के लिए इन्होंने रिपोर्ट भी रिलीज की थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पता चल गया, विक्रम साराभाई के बारे में पता चल गया, कस्तूरी रंगन जी के बारे में पता, सतीश धवन जी के बारे में पता चल गया। द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो लाइट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? प्लेटिनम का, टेरलम का, टंगस्टन का या एंटीमनी का? जो फिलामेंट होता है लाइट बल्ब का वो बना रहता है बेटा टंगस्टन का। और टंगस्टन के बारे में एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा मेटल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है बेटा? 3100 3414 414 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और जब भी से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो ये ग्लो करने लगता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस टंगस्टन का हम यूज करते हैं किसे बेटा? फिलामेंट में यूज करते हैं, ठीक। तो प्लेटिनम, टेटलम, टंगस्टन, एंटीमनी में से किसका यूज किया जाता है? लाइट बल्ब फिलामेंट का। फिलामेंट किसका बना होता है बेटा? टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है। अब देखो व्हाट इज C12H22O11, ये क्या है बेटा? तो सबसे पहली बात इसको कहा जाता है बेटा सुक्रोज। सुक्रोज या फिर इसी का दूसरा नाम है बेटा टेबल शुगर। टेबल शुगर भी बोलते हैं जो आप चीनी यूज करते हो घर में, या फिर इसी को बोलते हैं बेटा केन शुगर। केन शुगर का मतलब है गन्ने से पाया जाने वाला जो शुगर होता है वो C12H22O11 है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करते हो, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा। जैसे आप ग्लूकोज की बात करोगे तो C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक। अब जब आप दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मिला दोगे, C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल को आपने मिला दिया तो क्या बन गया बेटा? C12H22O12, ठीक है बात। और ये जो होता है एक हट करके क्योंकि चेन बनती है ना बेटा, तो ये O11 रह जाता है। ये क्या हो जाता है बेटा? O11 रह जाता है। तो ये बनता है आपका सुक्रोज। क्या बनता है बेटा? सुक्रोज। ये सुक्रोज जो है ये डाइसैकराइड है। सुक्रोज क्या है बेटा? डाइसैकराइड है, सैकराइड है, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ग्लूकोज जो होता है वो मोनोसैकराइड होता है। सेक्रोज में दो ग्लूकोज के आपके मॉलिक्यूल शामिल होते हैं, ठीक है। तो C12H22O11 क्या है? सैंड है, शुगर है, सॉल्ट है, कीकले है, तो ये है आपका शुगर। क्या था? शुगर है बेटा, डाइसैकराइड है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इन टेनिस हार्ड कोर्ट इस टाइप ऑफ कोर्ट whose सरफेस इज मेड अप ऑफ कंक्रीट, क्ले, ग्रास एंड कारपेट। तो टेनिस में जो हार्ड कोर्ट होता है वो आपका बना हुआ रहता है बेटा कंक्रीट का। किसका बना होता है बेटा? कंक्रीट का। आपने सुना होगा एक टर्म ग्रैंड स्लैम। क्या सुना होगा बेटा? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम के बारे में समझ लीजिए क्या है बेटा? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम में चार ओपन होते हैं बेटा। पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे की अगर आप बात करते हो तो दूसरा होता है यूएस ओपन। तीसरा जो होता है वो आपका होता है फ्रेंच ओपन। चौथा जो होता है वो होता है आपका विंबलडन। विंबलडन। ये आपके चार ओपन होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो आपके हार्ड कोर्ट पर होता है, हार्ड कोर्ट पर होता है। यूएस ओपन भी जो होता है वो भी आपका हार्ड कोर्ट पर होता है। हार्ड कोर्ट पर मतलब कंक्रीट के कोर्ट पर होता है, कंक्रीट की बनी हुई रहती है। फ्रेंच ओपन की अगर आप बात करते हो तो ये क्ले कोर्ट पर होता है, क्ले कोर्ट की बात करते हो। और विंबलडन की अगर आप बात करते हो तो ये ग्रास कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पर होता है। आर्टिफिशियल घास होती है उस पर किया जाता है। तो कंक्रीट का बना होता है जो हार्ड कोर्ट होता है, जिस पर ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर यूएस ओपन होता है, वो कंक्रीट का बना होता है। इतना आप लोगों को दिमाग में रखना है। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड बाय, ये तो बच्चों बच्चों को पता है बेटा। इसको किसने लिखा था बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो नेशनल सॉन्ग हमारा क्या है बेटा? वंदे मातरम है। नेशनल सॉन्ग हमारा कौन सा बेटा? वंदे मातरम है, ठीक है बात। 1882 में इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इनकी जो किताब है आनंद मठ, आनंद मठ, इसमें लिखा गया था। जो आनंद मठ थी उसकी ओरिजिनल दो लैंग्वेज थी बेटा। पहला था बंगाली और दूसरा संस्कृत। ये दो में लिखी गई थी शुरुआत में, ठीक है। दोनों में लिखेगा तो आनंद मठ में से ही लिया गया है आपका नेशनल सॉन्ग जिसको आप बोलते हो वंदे मातरम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा है? वो लिखा है अपना नेशनल एंथम जनगणमन, नेशनल एंथम लिखा था, ठीक है बात। एंथम लिखा था जनगणमन, और 1911 में लिखा था बेटा। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में पता चल गया। और बेद्री मरी
सुब्बाराव जी की बात करते हो तो इन्होंने अपना नेशनल प्लेज लिखा है बेटा। नेशनल प्लेज स्कूल में आप लोगों ने लिया होगा बेटा प्लेज। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, ये किसने लिखा है बेटा? वेंकट सुब्बा राव जी ने लिखा है। वही पिंगली वेंकैया वेंकैया जी की अगर आप बात करते हो तो ये जो हमारा इंडियन फ्लैग है, डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग है हमारे, जो अभी आप यूज करते हो ट्राई कलर, उसको बनाने वाले कौन है बेटा? पिंगली वेंकैया है। और इन वेंकैया जी है, इन्होंने 1921 में इसको बनाया था। ठीक है बात, तो इसको याद रखिएगा। तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, वेंकटा सुब्बाराव जी के बारे, नेशनल प्लेज के बारे में, और पिंगली वेंकैया जी के बारे में, ये सारी चीज आपको दिमाग में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्ट ऑफ द नॉइस पॉल्यूशन? नॉइस पॉल्यूशन से क्या चीजें नहीं होती हैं? डेथ ऑफ एनिमल होती है बेटा। टिनिटस, टिनिटस की बात अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब होता है जो कान में आप वो नहीं सुनते हो सीटी, कभी भी बहुत आप जो आप ही को सुनाई देती है कान में टिंग, इस तरह की जो सीटी बजती है उसको टिनिटस बोला जाता है बेटा। ठीक है, जो आप ही को सुनाई देगी किसी और को सुनाई नहीं देती है, वो भी तेज तेज आवाज से सुनाई देती है बेटा। हाइपरटेंशन, बीपी भी बढ़ जाता है तेज तेज आवाज से। लेकिन क्या नहीं होता है बेटा? वो क्या नहीं होता है बेटा? ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की अगर आप बात करते हो तो इसके जो कारक होते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स होते हैं। ठीक है बात, ये सारी चीजें होती है जो ओजोन डिप्लीशन के लिए एक केमिकल प्रोसेस है बेटा। ठीक है बात, ओजोन डिप्लीशन एक केमिकल प्रोसेस हो जाता है। वहीं पर डेथ ऑफ एनिमल, टिनिटस और हाइपरटेंशन ये सारे नॉइस पॉल्यूशन से होते हैं। तो इसका देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया वर बिल्ट इन 1911 टू कॉमोरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी? तो ये बनाया गया था बेटा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है बात, उनकी याद में 1911 में जब जनगण मन लिखा गया था, उन्हीं की याद में लिखा गया था। कैपिटल शिफ्ट किया गया था कलकत्ता से दिल्ली, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के समय में किया गया था। और इनके सम्मान समारोह में, सम्मान के लिए जब यहाँ पर उतरेंगे मुंबई में, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है बेटा? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है बेटा? मुंबई में है। इंडिया गेट की अगर आप बात करते हो, इंडिया गेट की बात करते हो तो यह एक वॉर मेमोरियल है बेटा। वॉर मेमोरियल है। वॉर मेमोरियल है मतलब यहाँ पर जो भी शहीद हैं उनके नाम लिखे रहते हैं। ये कहाँ पर है बेटा? राजपथ दिल्ली में। राज दिल्ली में है। ठीक है बात। द प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम जो है इसको बोला जाता है बेटा छत्रपति, आज के समय में इसका नाम है छत्रपति शिवाजी, शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, वस्तु संग्रहालय। ये कहाँ पर है बेटा? मुंबई में ही है। ठीक है बात, इसका नाम चेंज कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, इससे इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता है। जिसका आज की डेट में नाम क्या है बेटा? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनस, इसका आज के डेट में नाम है बेटा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी बोला जाता है। ये भी आपके मुंबई में है, मुंबई में। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है बेटा। विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो इतनी चीजें आपको दिमाग में रखनी है इंडिया गेट के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम कहाँ पर है? विक्टोरिया टर्मिनस का नया नाम क्या है? सीएसटी है। प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम का इस समय नाम क्या है? ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो इसके साथ साथ आपका ये जो आपका सीरीज है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। और इसको जितना सर्कुलेट कर सकते हो और करें, जिससे आपके खुद के चैनल पर एंगेजमेंट बढ़े, मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करता रहूं। ठीक है बात, चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। थैंक यू।